हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस चैनल पे आप लोगों ने जितने भी वीडियोस देखे होंगे सब के सब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज से हम लोग सब्जेक्टिव वीडियो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले हिस्ट्री को चुना है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव वीडियो भी हिस्ट्री से ही डालना शुरू किया था। तो आज जो हिस्ट्री होगा 12th क्लास का हिस्ट्री होगा, उसका पहला चैप्टर होगा ईंटें, मनकें तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को हमें पढ़ना है। इसमें आप लोग बिल्कुल कहानी के तौर पे पढ़ेंगे ताकि आपके दिलो दिमाग में ये पूरी तरह से बैठ जाए, बिल्कुल भी आपके लिए ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर बर्डन ना बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं, मनुष्य जो है जब इस दुनिया में आया तो वो पहले कहाँ रहता था? पहाड़ों पे, जंगलों में, वृक्षों पे। धीरे धीरे वो समतल मैदान में आता है, खेती किसानी करना शुरू करता है, लेकिन वो अपना जो विकास है निरंतरन आगे बढ़ाते रहता है, वो रुकता नहीं है, अपने विकास की गाड़ी को हमेशा आगे ही बढ़ाते चला गया। और एक दौर आया कि नगरीय दौर शुरू हो गया, नगरीय सभ्यता इस दुनिया में आ गई थी, क्योंकि उस समय सुख सुविधाएं जो थी इंसान अपने लिए काफ़ी बढ़ा लिया था। उसी चीज़ को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। नगर में क्या होता है? सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। उस समय हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत का पहला नगरीय सभ्यता था। उसी समय उसके समकालीन सुमेर की एक सभ्यता थी जो हड़प्पा की क्या थी? समकालीन थी, और वो भी नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं जो नगरीय सभ्यताएं थी वो धीरे धीरे प्रकाश में आई। तो ये सभ्यता किस काल की है, अब ये हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जब मनुष्य जो था वो ताम्र पाषाण युग में था या कांस्य युग में। अब ताम्र पाषाण को हम लोग जान जाते हैं। ताम्र का मतलब होता है तांबा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि जब तांबा से और पत्थर दोनों से मनुष्य कार्य करना सीख चुका था उस दौर में, या कांस्य युग की अभी बात हुई थी। तो जब मनुष्य ने कांसा बनाना, यानी कि तांबा और टीन को मिलाकर के कांसा बनाना सीख लिया था, उस दौर की ये सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए अब हम लोग बोर्ड पे चलते हैं और इसके बारे में डिटेल जानते हैं, बिल्कुल कहानी के तौर पे। आप लोग थोड़ा भी इसका बर्डन मत लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है? सभ्यता का नामकरण। जब ये हड़प्पा सभ्यता है, इसका नामकरण कैसे हुआ था? यानी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या और क्या क्या इसका नाम था, ये कैसे पड़ा? जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आपका भी एक नाम होगा। जैसे कि आप पैदा हुए होंगे, उसके बाद आपके माता पिता लोग आपके नाम दिए होंगे, वैसे ही ये जो सभ्यता जब प्रकाश में आई तो उसका भी एक नाम दिया गया। अब क्या क्या नाम दिया गया ये हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम था सिंधु घाटी या सैंधव सभ्यता। उसके बाद आता है हड़प्पा सभ्यता। पहले हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता या सैंधव सभ्यता, इस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्यों दूसरा कुछ नहीं पड़ा। तो जो भी साइट्स जो हैं, जो भी स्थल जो उत्खनन के बाद हमें दिखाई दिए थे, प्रकाश में आए थे हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, वो शुरुआती जो पहला स्थल था हड़प्पा, आप सब जानते होंगे। दूसरा था मोहनजोदड़ो, तीसरा था चन्हुदड़ो। ये तीनों जो स्थल थे, तीनों साइट्स जो थे शुरुआत में जब उत्खनन के बाद प्राप्त हुए थे, ये सिंधु नदी की घाटी में यानी आसपास ही पाए गए थे। इसलिए उस समय के विद्वानों ने इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता रख दी कि ये सिंधु नदी के आसपास फला फूला है, इसलिए इसका नाम हम लोग क्या रख देते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन बात यहाँ पे रुकती नहीं है, इसमें और विकास होता है और बहुत जगह पूरे भारत में, पाकिस्तान में वगैरह जगहों पे उत्खनन शुरू होता है। और उत्खनन के बाद पता चलता है कि नहीं, सिंधु घाटी के अलावा भी सरस्वती नदी के आसपास या भारत में गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी, पंजाब या आपको महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे भी ये इस सभ्यता की नगरें हैं। इसलिए लोगों को लगा कि नहीं, ये सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं है, इसके अलावा भी इसका कुछ नाम होना चाहिए। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता की। इसका नाम लास्टली हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? तो इसके पीछे का जो रीज़न है, बहुत जगहों पे जब साइट्स मिले, स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता के, तो अब लोगों के अंदर ये था कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो इसका नाम विद्वानों ने रखा हड़प्पा, क्योंकि ये हड़प्पा नामक जगह पे सबसे पहली बार उत्खनन हुआ था और वहीं से इस साइट, ये जो साइट था ये प्रकाश में आया था। हड़प्पा जगह पे था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा रख दिया गया। तो पहली बार प्रकाश में आया था हड़प्पा जगह से जो उत्खनन किया गया नगर, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया?
हड़प्पा सभ्यता। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे कि सिंधु घाटी क्यों पड़ा था, क्योंकि शुरुआती जो 2-3 स्थल थे वो सिंधु नदी के आसपास में मिला था, लेकिन बाद में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत जगह बहुत साइट्स मिले, यानी कि स्थल मिले। इसके चलते जो सबसे पहले उत्खनन किया गया जगह था हड़प्पा, उसी के नाम से इसका नामकरण कर दिया गया। आप लोग उम्मीद है कि इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, सभ्यता की खोज। सभ्यता की खोज कब हुई और किन किन दौर से हुई थी, कब लोगों ने इसके बारे में बताया था और कब ये प्रकाश में आया। तो सबसे बात आती है 1825-26 के दौरान एक चार्ल्स मैसन थे, जो कि हड़प्पा के आसपास मोहनजोदड़ो के आसपास गए हुए थे। मोहनजोदड़ो एक टीला हुआ करता था उस समय, तो वहाँ पे क्या था कि इनको बहुत सारी ईंटें या ढहे हुए घर मिले थे, जिसको देखने के बाद चार्ल्स मैसन ने कहा था कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी सभ्यता रही होगी। इसके बाद और कोई बात इन्होंने नहीं कहा था। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि सबसे पहले मोहनजोदड़ो टीला को किसने देखा था, तो चार्ल्स मैसन ने, वो 1825 और 26 के दौरान। इसके बाद बात बढ़ती है कुछ दिनों के बाद 1856 के आसपास। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 55 और 57, यानी कि 50 के बाद और 60 से पहले ये एक दौर आता है जब भारत में रेलवे लाइन बिछाया जाता है। ठीक है, रेलवे लाइन का जब कार्य शुरू होता है यहाँ पे, स्पेशली 53 के बाद अगर देखें तो ये बर्टन बंधु थे। ठीक है, बर्टन बंधु पाकिस्तान के पेशावर, लाहौर, कराची वगैरह के आसपास जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि इनको ढहे हुए घर और ढेर सारी ईंटें मिलती हैं, कुछ मोहरें भी मिलती हैं, जिन्हें देखने के बाद इन लोगों को लगता है कि ये बहुत पुरानी मोहरें हैं, हमारे समय का तो नहीं है। इसके बाद ये लोग ईंटें जो मिलती हैं इनका यूज़ क्या करते हैं ये लोग कि रेल की लाइन बनाने में, पटरी बनाने में ईंटों को वो लोग लगा देते हैं और ढेर सारी ईंटें इनको मिल जाती हैं। इनको भी लगा था कि यहाँ पे एक बहुत पुरानी सभ्यता रही होगी। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे और बड़ा कोई काम नहीं किया। चलिए आगे बढ़ती है बात यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम को। आप लोग अलेक्जेंडर कनिंघम को भली भांति जानते होंगे कि ये भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता भी कहे जाते हैं। अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पिता कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व के पहले निदेशक जनरल कौन थे, तो वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे। ये एक पेशे से इंजीनियर थे और जब भारत में रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो ये हड़प्पा के आसपास गए हुए थे, वहाँ पे रेल लाइन का कार्य चल रहा था। तो इन्हें भी वहाँ पे बहुत सारी ईंटें बिखरी हुई मिली थी, कुछ मोहरें, मनके वगैरह भी मिली, जिसको देखने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी सभ्यता रही होगी। और ईंटों के बारे में इन्होंने एक अनुमान लगाया कि इससे 100 मील तक आराम से रेल लाइन बिछाई जा सकती थी, यानी कि 160 किलोमीटर के आसपास में। इन्होंने इतनी ही जानकारी थी और इन्होंने उस जगह का उत्खनन करना मुनासिब नहीं समझा, इनकी दिलचस्पी उसमें नहीं थी, क्योंकि ये उन्हीं जगहों के बारे में जांच पड़ताल करते थे जिनके बारे में पहले से लिखित साक्ष्य थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइनीज़ यात्री जो यहाँ आए थे, हेनसांग या फाहियान, वो लोग जो लिख के गए थे उसी पे अलेक्जेंडर कनिंघम ज़्यादा कार्य करते थे। वहाँ पे उत्खनन वगैरह या पता करने का कार्य अलेक्जेंडर कनिंघम वहीं करते थे। इसलिए चाइनीज़ यात्रियों ने हड़प्पा के बारे में कुछ नहीं लिखा था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो 55, 57, 56 के आसपास थे, 54, 53 भी हो सकता है, तो इन्होंने उस पर कुछ खास कार्य नहीं किया, लेकिन एक बात बता दिया कि यहाँ पे कोई सभ्यता रहा होगा। चलिए बात आगे बढ़ती है और आ जाती है 1921 के दौर में। उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक जनरल थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, आप लोग इसको याद रखिएगा, अक्सर पूछ देता है। सर जॉन मार्शल के दिमाग में एक बात आया कि जिस हड़प्पा की बात की गई है या यहाँ पे जिस सभ्यता की बात की गई है वहाँ पे एक बार फिर से उत्खनन कराया जाए। उन्होंने उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी को दिया था। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन शुरू किया 1921 में, और वहाँ से ईंटें, मनके और सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो थी मोहर। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पता चला और निकलने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी सभ्यता थी। ठीक है, जिस सभ्यता का नामकरण उस समय तो नहीं हुआ, लेकिन उस जगह का नाम हड़प्पा के नाम पे रख दिया गया कि ये हड़प्पा है। तो सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट प्रकाश में आई थी वो कौन थी, हड़प्पा सभ्यता। उसका उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अब क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि इस क्षेत्र में बहुत पहले बहुत सारे लोग रहे होंगे, एक सभ्यता रही होगी। अब उत्खनन का कार्य बहुत तेज हो जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे ढेर सारी जो साइट्स मिले थे, जैसे मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक वाइज। यहाँ तक तो जान गए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, उसको हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे था, किस किस देश में था, और इसका आकार कैसे था, और कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था। चलिए देख लेते हैं कि इसके बारे में कहा जाता है ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुख्यतः फैला हुआ था। अभी तक जो साइट्स प्राप्त हुए हैं वो भारत, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, और अफगानिस्तान में 1, 2 या 3 साइट्स ही मिले हुए हैं। तो ये 3 देशों में था, आप लोग जान चुके हैं। इनके आकार के बारे में, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की आकार की बात की जाए तो आकार में यहाँ पे त्रिभुजाकार था। ये जो हड़प्पा सभ्यता था ये त्रिभुजाकार फैला हुआ था। अब कैसे था, इसकी चौहद्दी की बात कर लेते हैं कि वो चौहद्दी जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता एंड करती है उसके बाद नहीं है। तो उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में इसका सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है मांडा। मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में, अखनूर में पड़ता है, वो इसका उत्तर बिंदु है कि उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं दक्षिण। उत्तर के बाद हम लोग दक्षिण में आते हैं। दक्षिण में महाराष्ट्र के दायमाबाद में, कहाँ, दायमाबाद में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ये दक्षिण पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता का। वहीं पे अगर पश्चिम में हम चलते हैं तो सुतक गेंडोर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। सुतक गेंडोर वहाँ पे जो पश्चिमी पॉइंट है वहाँ पे है। और पूर्वी पॉइंट की बात की जाए तो ये आलमगीरपुर जो मेरठ यूपी में है वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पॉइंट है। तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। आइए एक बार यहाँ पे अगर ये आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा कटने का अंदेशा है लेकिन अगर दिख रहा होगा तो देख लें, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो नॉर्थ में हमने बताया था कि मांडा है यूपी में, जम्मू कश्मीर में, और साउथ में दायमाबाद महाराष्ट्र, वहीं पे ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, और यहाँ पे वेस्ट में सुतक गेंडोर जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम लोग त्रिभुज के तौर पे देखना चाहें तो कैसे है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसको आप लोग देख लें तो समझ में आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हड़प्पा 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये त्रिभुजाकार था। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम तो आप लोगों को याद हो चुका होगा कि मांडा और दायमाबाद उत्तर और दक्षिण में था, पश्चिम में सुतक गेंडोर और पूरब में आलमगीरपुर। चलिए आगे देखते हैं कि जो विकसित हड़प्पा स्थल है, यानी कि हड़प्पा को 3 पार्ट में बांट दिया गया था। हड़प्पा पहले गांव की तरह था, फिर विकसित हुआ, नगरीय सभ्यता वो हुआ, और फिर वो अपने ढलान पे आकर के फिर से एक बार नगरीय सभ्यता देहाती सभ्यता में वो चला जाता है। तो विकसित सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता कहलाया। तो जब नगरीय सभ्यता की बात की जाती है तो उसमें नगरीय सभ्यता में यानी कि विकसित जो हड़प्पा था उसमें 1022 साइट्स यानी कि स्थल प्राप्त हुए हैं, जिनको कहा जाता है कि यह विकसित हड़प्पा था, जिसमें से 616 भारत में और 406 कहाँ मिले हैं, पाकिस्तान में। 616 भारत में और 406 पाकिस्तान में, टोटल मिलकर के 1022 हो गए। अब बात कहेंगे कि अफगानिस्तान वाला कहाँ गया, तो ये विकसित वाला नहीं था, ये पहले वाला था। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गई कि विकसित हड़प्पा स्थल जो थे वो 1022, भारत में ज़्यादा और पाकिस्तान में कम, 616 और 406। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो मुख्य है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल, उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन से साइट्स प्राप्त हुए थे, कब कब प्राप्त हुए थे और उनकी विशेषता क्या है, और उनके उत्खनन करने वाले और खोज करने वाले लोग कौन थे। देखते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले हड़प्पा को। जो सबसे पहले साइट्स उत्खनन किया गया था जिस साइट पे, वो था हड़प्पा। ये आप लोग जानते हैं, ये हड़प्पा जो पड़ता है वो मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ, पाकिस्तान के एक जगह मुल्तान है जहाँ पे सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी मारा था, आप लोगों को याद होगा, वही ये जगह है जहाँ पे हड़प्पा है। इसका जो उत्खनन किया था, खोज किया था तो नहीं कह सकते, उत्खनन जो किया था वो किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में। आप लोगों को याद होगा कि 1921 में दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। और यह जो जगह है ये रावी नदी के किनारे है। कहाँ है, रावी नदी के। अभी कुछ देर पहले बात हुई थी कि ये सिंधु नदी के किनारे है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि रावी नदी जो है यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। यह सिंधु की एक सहायक नदी है, इसलिए इसको अगर बड़े पैमाने पे देखा जाए तो सिंधु के आसपास ही कहा जाता है।
तो हड़प्पा सभ्यता स्पेशली किस नदी पे है? रावी नदी के। यहाँ पे मिलने वाली जो प्रमुख चीज़ें हैं वो है अन्नागार। सबसे बड़ी जो चीज़ प्राप्त हुई थी उत्खनन में ये क्या है? अन्नागार, जहाँ पे अनाज रखा जाता था। अब अभी तक आप लोग मोटा मोटी यही समझिए। उसके बाद जो दूसरी चीज़ प्राप्त हुई है वो नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो पत्थर की है। नर्तक यानी नाचने वाले की मूर्ति, और वो भी पत्थर का, ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये हम लोग आगे इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। तब तक आप लोग इतना जान जाइए कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज 1921 में किया था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मुल्तान पाकिस्तान में। यहाँ से अन्नागार और नर्तक की मूर्ति मिली थी। इसके बाद क्या होता है, 1921 में ही सर जॉन मार्शल जो थे भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक उस समय के, उन्होंने और बड़े पैमाने पे हड़प्पा सभ्यता की खोज शुरू करवाई। हड़प्पा जो साइट था, हड़प्पा जो जगह था, वहीं पे उसका जो नेतृत्व कर रहे थे एमएस वत्स कर रहे थे। हड़प्पा की एक क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा जो जगह है उसका विस्तृत तौर पे उत्खनन किसने किया है? तो बात यहाँ पे आ जाएगी, एमएस वत्स ने वो किया है, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, वो भी 1921 में ही किया है। चलिए, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखते हैं जो दूसरा शहर जो प्रकाश में आया था हड़प्पा सभ्यता का, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये आप लोग जान चुके हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो पड़ता है, और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी के पूर्वी तट पे बसा हुआ है। कौन? मोहनजोदड़ो। सिंध पाकिस्तान, सिंधु नदी के पूर्वी तट पे। अब बात आती है कि इसका खोज, इसका उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन किया था रखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने 1922 में। कब किया था? 1922 में। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ पे अब क्या क्या मिलता है, जैसे यहाँ पे अन्नागार और नर्तक की मूर्ति जो मिली है पत्थर की, यहाँ पे क्या क्या मिलता है? तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक स्नानागार मिलता है। अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो जो स्विमिंग पूल होता है उस टाइप का उस समय स्नानागार था, जो बहुत बड़ी चीज़ है उस समय की, जो प्रकाश में आया। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में जानेंगे कि स्नानागार क्या था और कैसे था, जिसमें स्नानागार प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। बहुत फेमस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, और ये नर्तकी की मूर्ति जो थी वो कांसे की थी। आप लोग याद रखिएगा, नर्तकी की मूर्ति कहाँ किस चीज़ की थी? कांसे की। और ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से नर्तक का जो पत्थर का, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। साथ ही साथ एक पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी जो कि पत्थर की थी, ये भी मोहनजोदड़ो से है। एक और बात आता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, अगर सिंधी भाषा में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। आप अभी क्लियर ये समझ चुके होंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यहाँ पे स्नानागार और नर्तकी की मूर्ति जो कांसे की थी, और पुजारी की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी वो पत्थर की थी। ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के किनारे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मोहनजोदड़ो को अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे चनहुदड़ो की। यह भी पाकिस्तान में मिला था, और ये मिलने वाला तीसरा साइट था। ये शायद 1927 के आसपास में इसका उत्खनन किया गया था। तो ये सिंध पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में है, और चनहुदड़ो भी सिंध पाकिस्तान में है। चनहुदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? सिंध पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से जो विशेष स्थल प्राप्त हुए हैं वो क्या था? भवन के अवशेष मिले हैं, यानी घरों के टूटे फूटे बिखरे हुए जो अवशेष मिले हैं वो सबसे पहले मिले थे चनहुदड़ो में। और ये जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था चनहुदड़ो, वो था यहाँ पे शिल्प के कार्य के लिए। शिल्प कार्यों का ये हब था, एक केंद्र था। लेकिन इसमें अगर शिल्प कार्यों में भी देखा जाए तो मनका बनाने का ये सबसे बड़ा एक केंद्र था। कौन था? चनहुदड़ो। आप लोग याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने का केंद्र कौन था? तो चनहुदड़ो था, और चनहुदड़ो भी पाकिस्तान में है। तो इस तरह से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो आपने समझ लिया होगा। ये तीनों जो साइट पहले ढूंढे गए थे ये सारे के सारे पाकिस्तान में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथे को। यहाँ पे चौथा पॉइंट जो लिखा हुआ है लोथल,
इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। यह मिलने वाला जो भारत का पहला स्थल है लोथल, यहाँ पे जिसकी बात हम अभी कर रहे हैं। लोथल जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में एक खंबात की खाड़ी है उसके नज़दीक, और भोगवा नदी जो है उसके किनारे ये बसा हुआ था। कौन? लोथल जो है वो गुजरात के खंबात की खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के किनारे ये बसा हुआ था। अब इसकी खोज की बात कर लेते हैं और उत्खनन की बात कर लेते हैं। तो इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954-55 में की थी, और उत्खनन भी 1955 में ही शुरू कर दिया था एस.आर. राव ने। तो ये आप लोग जान चुके हैं कि खोज और उत्खनन एस.आर. राव ने 1954-55 के आसपास में लोथल की शुरू कर दी थी। लोथल जो था एक बहुत ही फेमस उस समय का नगर हुआ करता था। यह एक व्यापारिक नगर था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार हुआ करता था। वैसे बात करें अगर मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो भी एक बहुत बड़ा व्यापारिक नगर था। चनहुदड़ो भी व्यापारिक नगर था, क्योंकि यहाँ पे मनके और शिल्प का जो हब था इसलिए। लेकिन लोथल जो था ये बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था हड़प्पा सभ्यता का। इसके साथ साथ इसको एक बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। बंदरगाह नगर इसे क्यों कहते हैं? आप लोगों को पता होगा कि बंदरगाह किसे कहते हैं? जहाँ पे पानी जहाज आकर के रुके और उस पर सामान उठाया जाए और रखा जाए, उसी को, उस जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। यहाँ पे इसको बंदरगाह, व्यापारिक और बंदरगाह नगर भी था। यहाँ पे एक जो जगह पर प्रकाश में आया है वो है गोदीबाड़ा। ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि लोथल में मिलने वाला जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जगह है वो क्या है? तो वो है गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़ा क्या कहा जाता है? इसको गोदीबाड़ा किसको कहते हैं इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। गोदीबाड़ा उस घर को कहते हैं जहाँ पे पानी जहाज से सामान को उतार करके, गोदाम टाइप होता है गोदीबाड़ा, जिसमें रखा जाता है कोई भी सामान जहाज से उतार करके, या उसमें रखे हुए सामान को हम लोग जहाज में रख देते हैं, लोड अनलोड कर देते हैं, वही गोदीबाड़ा है। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ जाइए, ये गोदीबाड़ा है। तो लोथल क्या था? एक व्यापारिक और बंदरगाह नगर था। इसकी खोज एस.आर. राव ने 1954-55 में की, और उत्खनन भी 55 में ही हुआ था। यह भोगवा नदी के किनारे खंभात की खाड़ी जो गुजरात में है वहाँ पे बसा हुआ था। यहाँ पे सबसे जो बड़ी चीज़ है, ये मकान और दुकान, भवन और दुकान के भग्नावशेष मिले हैं, यानी टूटे फूटे आकार में यहाँ पे भवन और दुकान मिले हैं। और यहाँ से चावल के अवशेष भी मिले हैं, कम ही मात्रा में, एक क्या कहें, छुपे हुए मात्रा से ही हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल और रंगपुर में चावल के अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के दौरान। यह आप लोग भली भांति जानते होंगे। तो इस तरह से हम लोग ने देख लिया कि लोथल का खोज एस.आर. राव ने 1955 में किया था। ये गुजरात की खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसे व्यापारिक नगर वो बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। यहाँ से भवन और दुकान के भग्नावशेष और चावल के अवशेष मिले हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, जो है धौलावीरा। धौलावीरा भी गुजरात में है। धौलावीरा एक साइट है जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। कहाँ है? कच्छ क्षेत्र में। वहाँ पे सरस्वती नदी है, एक जो थी सरस्वती नदी, वहीं पे धौलावीरा बसा हुआ था, जिसे घग्घर नदी भी आजकल कहा जाता है। ठीक है। इसका उत्खनन जो हुआ था 1990 में हुआ था। इसका उत्खनन यानी कि धौलावीरा का उत्खनन जो हुआ था 1990 में हुआ था R.S. विस्ट के द्वारा। आप लोग याद रखिएगा कि बड़े पैमाने पर उत्खनन धौलावीरा का कब हुआ था? 1990 में R.S. विस्ट के द्वारा। लेकिन इसको खोजने वाले दूसरे कोई थे। जैसे कि कोई जगह है धौलावीरा, इसको किसी ने ढूंढा और कह दिया कि हाँ ये धौलावीरा है, यहाँ पे ईंटें मनके हैं या मोहर वगैरह भी होगा, या ये बहुत पुरानी यहाँ पे प्राचीन नगर रही होगी, लेकिन उसको उत्खनन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ खोज किया था। तो वो कौन थे? J.P. जोशी थे। 1967-68 में इन्होंने कहा था ये धौलावीरा है, हो सकता है यहाँ पे हड़प्पा कालीन नगर रहा हो। तो खोज किसने किया था? J.P. जोशी ने 1967-68 में। लेकिन उत्खनन किसने किया? R.S. विस्ट ने 1990 में। चलिए यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है वो किलाबंदी है, यानी बाउंड्री। उस नगर की जो बाउंड्री हुई थी वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाउंड्री दोनों नगर की हुई थी। हड़प्पा जो है वो दो नगरीय है, दो स्तरीय नगर है। एक था दुर्ग या गढ़ी और दूसरा था निचला। तो दुर्ग और गढ़ी जो है वो निचले नगर से थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता था। तो हर जगह कच्ची ईंटों से उस चबूतरे को बनाया जाता था जिसपे दुर्ग या गढ़ी का निर्माण होता था। लेकिन धौलावीरा में क्या हुआ था कि पत्थर पे उस चबूतरे का निर्माण किया गया और ऊपर से दुर्ग या गढ़ी बनाई गई थी।
तो धौलावीरा में जो सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे किलाबंदी भी पत्थर से की गई थी और गढ़ी भी पत्थर की ही बनाई गई थी। और एक और बात आप लोग याद रख लीजिए कि धौलावीरा की जब बात की जाए तो यहाँ के कब्रों में भी कब्र को भी ये लोग पक्का कर देते थे, किस चीज़ से? पत्थर से ही। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है। ये सरस्वती नदी यानी कि घग्गर नदी के किनारे है। इसकी विशेषता क्या है कि इसकी किलाबंदी या जो गढ़ी बनी हुई थी ये किस चीज़ से है? पत्थर से। इसका उत्खनन जो हुआ था 1990 में RS बिष्ट ने किया था और खोज JP जोशी 1967-68 में किए हुए थे। लेकिन खोज के बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है, अक्सर उत्खनन के बारे में ही बात की जाती है। 1990 RS बिष्ट, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो राजस्थान, सॉरी यहाँ पे धौलावीरा सरस्वती नदी के किनारे नहीं है। सरस्वती नदी के किनारे क्या है? कालीबंगन। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कालीबंगन जो है वो राजस्थान सरस्वती नदी के किनारे है और हड़प्पा सभ्यता की तीसरी नदी, तीसरा शहर इसको माना जाता था। किसको? कालीबंगन को। कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ियाँ। और ये जो था तीसरा सबसे बड़ा नगर था और ये इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा रखता था। तो उत्खननकर्ताओं ने, उस समय के विद्वानों ने इसे हड़प्पा सभ्यता का तीसरा राजधानी भी माना है। पहली राजधानी मोहनजोदड़ो और दूसरी हड़प्पा को, और तीसरी राजधानी जो माना गया है ये कालीबंगन को। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन जो किया था, किसने किया था इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान जाते हैं। बीबी लाल और बीके थापड़, दो लोगों ने मिलकर के किया था। बीबी लाल और बीके थापड़ ने 1960 में इसका उत्खनन इन्होंने शुरू किया था। और इसके खोज जो, जैसे कि आप लोगों ने धौलावीरा का खोज देखा होगा JP जोशी के द्वारा, वैसे ही इसका खोज जो है वो अमलांत घोष ने 1952 में की थी। यह बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसको याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि कालीबंगन का उत्खनन किसने किया था? तो बीबी लाल और बीके थापड़ ने 1960 में किया था। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में, जिसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। क्या मतलब होता है कालीबंगन का? काली चूड़ियाँ। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे साइट्स थे भारत में या पाकिस्तान में जो कि नगरीय थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे। जैसे बनावली है, सुरकोटदा है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वो नहीं रखते हैं, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को नहीं बताया गया। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो ये पाकिस्तान में है जो शुरुआती थे। उसके बाद लोथल, धौलावीरा और कालीबंगन ये भारत में है। भारत में ये कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। और बाकी धौलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब इससे जुड़े कुछ और चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट है सभ्यता की उत्पत्ति या इसके संस्थापक कौन थे। जैसे कि आजकल आप लोग देखते होंगे किसी कंपनी को ही बैठाया जाता है तो उसके संस्थापक होते हैं, या कोई NGO ही बनाया जाता है तो किसके द्वारा बनाया गया। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता को किसके द्वारा बसाया गया था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ विद्वान जो हैं, कुछ नहीं अनेक विद्वान जो हैं वो अनेकों बात कहते हैं कि नहीं इसको इसने बसाया था, इसको इसने बसाया था। एकमत नहीं हो पाया है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इस हड़प्पा सभ्यता को द्रविड़ों ने बसाया है। क्यों? इसके पीछे इसका कारण जो था ये कहा गया है कि द्रविड़ लिपि जो है वो हड़प्पाई लिपि से मिलती जुलती है, और द्रविड़ जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी हड़प्पा के धार्मिक मान्यता से मिलती जुलती हैं। इसलिए उन्होंने माना कि द्रविड़ों ने हड़प्पा सभ्यता को बसाया है। कुछ लोगों ने ये माना है कि आर्यों ने इस हड़प्पा सभ्यता को बसाया है, यानी कि आर्य संस्थापक थे इसके, क्योंकि आर्य जो थे सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के सबसे पहले बसे थे और वहीं पे हड़प्पा था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इस पे जोर दिया है। लेकिन मार्टिन व्हीलर एक थे। मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि क्या कहते हैं कि सुमेरी लोग, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, सुमेरी लोग यहाँ पे आकर के हड़प्पा सभ्यता को बसाए हुए थे। इसके पीछे का कुछ कॉज ऐसे है कि कुछ सामान सुमेर से का जो था वो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मिला था, जिसके चलते मार्टिन व्हीलर ने ऐसी बात कही थी। लेकिन इस पर कोई अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आ पाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोग द्रविड़ कहते हैं, कुछ लोग आर्य कहते हैं, कुछ लोग सुमेरी कहते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं आया है। इसके संस्थापकों की बात हो रही है। चलिए अगला पॉइंट जो है हड़प्पा सभ्यता की तिथि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो कब यहाँ पे रहा होगा। पूरी हड़प्पा सभ्यता की बात नहीं है। हड़प्पा सभ्यता को 3 कालों में बांटा गया है।
आरंभिक था, विकसित था और उसके बाद वाला था, विकसित के बाद वाला था, 3 पार्ट में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कि विकसित हड़प्पा सभ्यता किस काल में था। उसके बारे में भी अनेकों विद्वानों ने अनेकों अपनी राय दी है। लेकिन सबसे पहला यहाँ देखा जाए तो कुछ लोगों ने कहा है 3250 से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व, 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व में इसका विकसित काल रहा होगा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा है, जैसे कि मार्शल ने कहा कि नहीं, 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे रहा होगा। उसके बाद मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक ये रहा होगा। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने मंथन करके ये कहा है, जो सर्वमान्य है वो है कि नहीं, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा जो था वो नगरीय था, यानी विकसित फॉर्म में था, विकसित रूप में था। तो कौन है सर्वमान? 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक, ये आप लोग जान जाइए। चलिए, इसको 3 फॉर्म में कहा था कि हड़प्पा सभ्यता को 3 कालों में बांटा गया। तो एक काल ये था कि 2600 ईस्वी पूर्व से पहले का जो दौर था वो, यानी 3500 4000 ईस्वी पूर्व तक, उससे पहले भी हड़प्पा था। लेकिन जो सामने आया है 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 4000 या 3500 ईस्वी पूर्व तक, उसको हम लोग पहले भाग में रखते हैं। दूसरे को, विकसित को, हम लोग रख देते हैं 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1900 ईस्वी पूर्व तक, और तीसरे को रखते हैं 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व तक। आप लोग, उम्मीद है कि इसको समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हड़प्पा काल में सामाजिक जीवन कैसा था, वहाँ का सामाजिक संगठन जो था वो कैसा था। तो यहाँ पे बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यह संयुक्त परिवार यहाँ पे हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जो घर हैं और उसमें बहुत सारे कमरे थे। तो ऐसा माना जाता है, या बहुत सारी सामानें जो हैं एक साथ मिली हैं, तो ऐसा माना जाता था कि ये संयुक्त परिवार था, सब लोग एक साथ रहते थे। इसके बाद इसमें और एक बात कही जाती है कि यह मातृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पे माताओं का, स्त्रियों का जो वैल्यू था, जो पावर था, वो पुरुषों से ज़्यादा था, इसलिए इसे मातृसत्तात्मक कहा जाता है। क्योंकि यहाँ से जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं वो सब मातृदेवी, यानी स्त्रियों की ही मूर्तियाँ ज़्यादा मात्रा में मिली हैं। यहाँ की एक क्या कहते हैं, देवी हैं जिनका नाम है मातृदेवी, आप लोग आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, उसको याद रखिएगा। इनकी मूर्तियाँ भारी मात्रा में मिली थी, जिसके चलते ऐसा माना गया कि ये समाज मातृसत्तात्मक था। यहाँ के घरों के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे बहुमंजिला इमारतें भी थीं, एक मंजिला इमारतें भी थीं, और बैरक नुमा भी इमारतें थीं, जिसे कहा जाता है कि आप लोग देखे होंगे कि रोड के किनारे जो बंजारा खाना बदोश लोग होते हैं वो रावटी डाल करके, टेंट डाल करके रहते हैं, उसे ही बैरक नुमा कहा जाता है। तो समाज को अगर देखा जाए तो समाज भी 3 पार्ट में बटा हुआ था। एक, बड़े घरों में रहने वाले वो थे जो नौकरी पेशा थे या राजा के आसपास रहते थे, या कोई पुजारी वगैरह होगा तो वो बड़े घरों में रहा होगा। उसके बाद एक मंजिला इमारत वो था जो छोटा मोटा नौकरी करता हो, बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा किसान हो, उसका जो घर था वो एक मंजिला था। और तीसरा जो है बैरक नुमा, इसमें वो लोग रहते थे जो मजदूरी करते थे या छोटे किसान टाइप के लोग रहते थे, वो कहाँ रहते थे? बैरक नुमा में। तो 3 तरह के समाज के लोग उस समय पाए जाते थे। और चौथा जो होता था वो प्रशासकीय वर्ग था, यानी राजा लोग उस समय जो हुआ करते होंगे वो लोग चौथे में आते हैं। पहले में कौन आते हैं? जो नौकरी पेशा थे, यानी प्रशासकीय वर्ग के लोग, और जो बड़े व्यापारी होंगे वो, और साथ ही साथ पुजारी लोग भी। दूसरे में आते थे बड़े किसान या छोटे नौकरी पेशा लोग और व्यापारी लोग। और जो थे क्या कहते हैं तीसरे में, तो वो मजदूर, छोटे किसान, गरीब लोग के किस में थे? बैरक नुमा घरों में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो अगला पॉइंट है, रहन सहन का स्तर। वो लोग कैसे रहते थे, क्या खाते पीते थे, क्या मतलब उनकी जो फैशन डिज़ाइन की जो बातें थी, क्या पहनते ओढ़ते थे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उनके जो आहार था, हड़प्पा सभ्यता में आहार की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो फसल होते थे उसमें जौ और गेहूँ मुख्य थे। तो ये खाने में जौ और गेहूँ के को ही यूज़ करते थे। उसके साथ साथ ये लोग दूध, मछली, अंडा, सब्जी और फल भी लिया करते थे, क्योंकि यह पालतू जानवर भी रखते थे, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो भोजन, ये आहार में क्या लेते थे? जौ और गेहूं से बने हुए खाने, साथ ही साथ दूध, मछली, फल और मांस। चलिए, ये लोग भोजन बनाने के लिए जो बर्तन था वो किस चीज़ का बर्तन उस समय हुआ करता था?
तो उसके बारे में जो साक्ष्य प्रमाण मिले हैं, पहला था मिट्टी का, दूसरा था पत्थर का और तीसरा था धातु का, यानी तांबा या कांसा का उस समय हो सकता था। तो ये लोग भोजन बनाने के लिए 3 प्रकार के बर्तनों का यूज करते थे, मिट्टी का, पत्थर का और धातु का। चलिए बात करते हैं अब वस्त्र की कि यह किस प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, पहनते थे। तो वस्त्र 2 प्रकार के, ऊनी या सूती, इन वस्त्रों को ये लोग यूज़ करते थे। पुरुषों के लिए था कि ये लोग धोती टाइप का कुछ वस्त्र होता था जिसे नीचे ये लोग बांध लेते थे और ऊपर से वही चीज़ ओढ़ भी लेते थे, ठीक है। और कभी कभी पुरुषों को टोपी या पगड़ी बांधे हुए भी देखा गया था, मतलब ऐसा साक्ष्य मिला है। उसके अलावा अगर महिलाओं की बात की जाए तो ये लोग घाघरा टाइप की पहनती थी, ऊपर से शरीर ढकने के लिए एक और वस्त्र होता था और सर ढकने के लिए भी ये लोग वस्त्र का यूज करती थी जिस पे एक पंख भी लगा रहता था, ठीक है। इनके वस्त्रों की बात की जाए तो ये अलग अलग रंगों से रंगे होते थे। महिलाओं के जो वस्त्र थे अलग अलग रंगों से रंगे होते थे और उस पर कसीदाकारी भी की गई होती थी, जो आजकल भी है कि महिलाओं की वस्त्रें जो है वो रंग बिरंगे हैं। अब बात करते हैं आभूषण की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण प्रिय थे, यानी आभूषण बहुत ज़्यादा पहनते थे। उसमें पुरुष भी पीछे नहीं थे, महिलाएं तो पहनती ही थी। पुरुष लोग भी हाथ में यहाँ पे काढ़ा वगैरह होता है या बालियाँ पहनते थे, शौकीन लोग। और महिलाओं की बात की जाए तो ये चूड़ी, पाजेब, बाला, कंगन या यहाँ पे हार जो होता है या कानों के बाला जो होता है, ये आभूषण के तौर पे, मनके वगैरह आभूषण के तौर पे महिलाएं यूज करती थीं। यह लोग दर्पण का भी यूज करते थे, तांबा के दर्पण में खुद को देखते थे और कंघी वगैरह का भी यूज किया करते थे ये लोग। अगर बात की जाए महिलाओं की तो ये लोग उस समय भी नाखून को और होठों को रंगा करते थे। महिलाओं की ये जो फैशन थी उस समय भी चला करती थी। तो आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि रहन सहन, जो आहार क्या खाते थे, कैसे वो लोग खाना बनाते थे, उनके वस्त्र क्या थे और आभूषण क्या थे, ये आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए आज जो है अब देखते हैं मनोरंजन के साधन। हड़प्पा वाले मनोरंजन के साधन अपना मनोरंजन कैसे करते थे। जैसे कि फ़िलहाल में लोग मोबाइल से, टीवी से या गाना से ऐसे कर लेता है, तो हड़प्पा सभ्यता वाले भी अलग अलग प्रकार से अपना मनोरंजन करते थे। जैसे कि वो लोग शिकार करते थे, जंगलों में जाकर के शिकार करते थे या मछली पकड़ते थे। कुछ मोहरों में देखा गया है कि 2 जंगली जो मुर्गे होते हैं उनको लड़ाया गया है, तो जानवरों को ये लोग लड़ा करके भी अपना मनोरंजन करते थे। लेकिन सबसे बड़ा जो मनोरंजन का साधन था वो था नृत्य संगीत। इसका साक्ष्य प्रमाण आप लोगों ने देखा होगा कि मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति और हड़प्पा में नर्तक की मूर्ति, यानी डांस नाचने वाले की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुआ है। और कुछ मोहरों में देखा गया है कि वाद्य यंत्र बजाते हुए कुछ लोग बैठे हुए हैं, यानी कि नृत्य संगीत उस समय जो था मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन था। वहीं पे ये लोग कुछ चेस टाइप का होता था, शतरंज टाइप का, चौपास वगैरह भी खेलते थे। बच्चों के मनोरंजन की अगर बात की जाए तो उसमें सीटी, झुनझुना या मानव आकृति का या जानवर आकृति का कुछ खिलौना बनाते थे और उसे रंग वगैरह भी देते थे, जिससे बच्चे आसानी से खेलते थे। तो हड़प्पा वासियों का आप लोग मनोरंजन का साधन जान चुके हैं कि ये लोग नृत्य संगीत पे ज़्यादा निर्भर थे। साथ ही साथ ये लोग शिकार वगैरह भी करते थे, मछली वगैरह भी पकड़ते थे। बात करते हैं इनकी सावधान की, यानी सावधान का मतलब जो कोई मनुष्य मर जाए तो उसको दफनाया जलाया जो जाता है, उसके बारे में इन लोगों का क्या था। तो बहुत सारी इनकी जो उस समय का रीति रिवाज था, लेकिन उसमें से मुख्य 2 था कि सावधान कैसे किया जाता है। तो ये लोग, जो सबसे बड़ा था, शवों को दफना देते थे। क्या करते थे, मिट्टी में कब्र खोद के उसमें दफना देते थे। और इनकी जो कब्रें थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा के तरफ थी, और उत्तर दिशा के तरफ इनके मुर्दे का, यानी कि मृत शरीर का सर रख दिया जाता था। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कब्रों को ये लोग कच्ची या पक्की ईंटों से भी बना देते थे, पुख्ता कर देते थे। लेकिन कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कि पत्थर से भी कब्रों को पुख्ता बनाया गया था। मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि धौलावीरा जो गुजरात कच्छ में है, इस यहाँ पे पत्थर से कब्र को पुख्ता किया जाता था। और अगर कब्रों की खुदाई जो हुई थी, कहीं कहीं कब्र की खुदाई भी हुई, तो उसमें से नर कंकालों के साथ साथ आभूषण भी मिले हैं, दर्पण भी मिले हैं, कंघे, मनके वगैरह भी, या उस मनुष्य के द्वारा यूज किया गया जो वस्तु है, सामान है, उसको भी कहीं कहीं कब्रों में डाल दिया जाता था। आभूषण भी डाल दिया जाता था, लेकिन ऐसा कम मात्रा में होता था। तो सावधान की विधि आप लोग जान चुके हैं कि अक्सर लोगों को दफनाया जाता था। लेकिन एक और विधि थी जिसमें लोगों को जलाया भी जाता था। इसके भी कुछ
कम मात्रा में साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जलाने का भी प्रमाण है कि लोग जला देते थे। उसके बाद किसी बर्तन में उस जो पदार्थ बच जाता था जलाने के बाद, उसको रख करके उसको भी दफना ही देते थे। तो ये दो मुख्य चीज़ें हैं, लेकिन कब्र में दफनाने का ज़्यादा प्रमाण मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस समय का विज्ञान एवं तकनीक। ज्ञान विज्ञान और तकनीक में हड़प्पा वासी जो थे बहुत ज़्यादा डेवलप थे, क्योंकि उस समय वो लोग रसायन शास्त्र जानते थे, धातु विद्या भी जानते थे, धातुओं को गलाना, दो धातुओं को गला करके जैसे टीन और तांबा को गला करके कांसा बनाना, उसमें रंग डालना, रंग के यूज़ के बारे में भी वो लोग जानते थे। वो लोग उस समय औषधि यानी कि दवा भी बनाते थे, अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो लोग दवा भी बनाते थे। कहीं कहीं शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के भी साक्ष्य मिले हैं। वहीं जैसे कि लोथल हो गया और कुछ और जगहों पे खोपड़ी मिली है, जिसमें कि ऑपरेशन किए हुए खोपड़ी जिसको सीला गया था वो भी मिला है। यानी हड़प्पावासी दवा तो बनाते ही थे, वो लोग ऑपरेशन भी कर करके अपने बीमारियों को दूर करते थे। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि शायद वो लोग दशमलव को भी जानते थे, साथ ही साथ अंकगणित और रेखा गणित के भी वो लोग जानकार हुआ करते थे। जो अभी भी लोगों के लिए प्रॉब्लम है वो उस समय जानते थे, अंकगणित और रेखा गणित। साथ ही साथ ये लोग ज्योतिष विद्या में भी माहिर थे और ये लोग ग्रह नक्षत्र को भी यानी खगोल विद्या भी जानते थे। तारों के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से आने वाले जो मौसम में चेंजिंग है उसको समझ करके, बाढ़ को सुखाड़ करके अपने फसलों को उसी टाइप से ये लोग उगाते थे। तो आप लोग जान चुके हैं कि वो लोग कितने ज़्यादा डेवलप थे। अब बात करते हैं हड़प्पाई लिपि की। हड़प्पाई लिपि, जैसे कि हमने सबसे पहले कहा है कि उत्खनन में जो सबसे विशिष्ट वस्तु मिला है वो है मोहर। तो मोहर मिला है, उस पर क्या होता था, किसी जानवर का फोटो होता था और उसके बाद कुछ लिखा होता था, उत्कीर्णित होता था, लिखा होता था। ऐसा माना गया है कि मोहर जारी करने वाले का नाम या उसके बारे में या उसके उपदेश को उसमें उत्कीर्णित किया गया था, लिखा गया था। लेकिन अगर लिपि की बात की जाए तो ये लिपि जो थी वर्णमालीय ना होकर के अक्षर सूचक थी। ये चित्रों से लोगों को उसमें बताने का काम किया गया था। इससे साफ होता है कि ये सारी चीज़ें अनपढ़ लोगों के लिए बनाई गई थी और कुछ लिखा होता था जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता था, इसलिए साक्षरता उस समय थी, इसका साक्ष्य प्रमाण मिलता है। लेकिन वो अक्षर सूचक या चिन्ह के द्वारा भी लोगों को बताया जाता था। लेकिन अगर लिपि की बात की जाए तो वो लिपि जो थी वो 375 अक्षर से लेकर के 400 अक्षर तक था। हड़प्पाई लिपि 375 से लेकर के 400 तक था। और बात की जाए उनकी लिखने की तो इससे साक्ष्य प्रमाण है कि वो लोग दाएं से बाएं की तरफ लिखते थे। हड़प्पा वाले क्या लिखते थे, दाएं से बाएं की तरफ। तो इनकी लिपि के बारे में भी जान गए कि यह अक्षर सूचक था। 375 से लेकर के 400 तक इसमें अक्षर थे और दाएं से बाएं की तरफ उसमें लिखा जाता था। आप लोग लिपि जान गए, ज्ञान विज्ञान के बारे में जान गए कि वो लोग ऑपरेशन भी करते थे, दवा भी बनाते थे, धातु क्रिया के बारे में भी जानकारी थी, अंक गणित और रेखा गणित भी जानते थे, दशमलव भी जानते थे, खगोल विद्या भी जानते थे। चलिए यहाँ पे सावधान की विधि कि वो कब्रों में ज़्यादा दफनाते थे। मनोरंजन के लिए वो लोग नृत्य संगीत पे ज़्यादा निर्भर थे। रहन सहन के स्तर में बात की जाए तो वो जौ, गेहूँ या सब्जी, फल, मांस, दूध वगैरह भी लिया करते थे। बर्तन 3 प्रकार का था, मिट्टी का और धातु का और पत्थर का। वहीं पे वस्त्र सूती और ऊनी था। आभूषण सब वो लोग पहनते थे, पुरुष और महिलाएं दोनों। सामाजिक जीवन में संयुक्त परिवार था, सब लोग एक साथ रहते थे और मातृसत्तात्मक यहाँ के लोग, मतलब जो समाज था ये मातृसत्तात्मक था। घर 3 प्रकार के थे, बहुमंजिला, एक मंजिला और बैरकनुमा। इसमें 3 प्रकार के लोग रहते होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। लेकिन ये जो चैप्टर है ये जारी रहेगा। इसके 2 पार्ट और आएंगे। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।